बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। हमने पहला टॉपिक जो था बेसिकली जो न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने पढ़ लिया था और इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने डिस्क्राइब किया था और उसके अंदर हमने जो चीज़ें थी मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। हमने बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से बात की थी, उनके मैसेज चार्ज के हवाले से बात की थी और साथ में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियॉन्स नंबर्स और कैसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एटम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आइसोटोप्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने उसी चैप्टर नंबर 12 का सेकंड जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इसका नाम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर मींस हमने जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है उनको डिस्क्राइब करना है। जो फोर्सेस की बुनियाद हैं जिनको हम ये कहते होते हैं, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो नेचर की तरफ से पाई जाती हैं, उन फोर्सेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो देखें हमारा जो बेसिक थीम है इस फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में हमने बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को क्यों पढ़ना है, इसकी रीजन क्या है। तो इसकी बेसिक रीजन उसने बताई है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी एटम के स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए, देखने के लिए हमें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर्स को देखना चाहिए कि वो किस तरह से न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती होती हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े रखती हैं। तो ये बेसिक इनका थीम है। इसके साथ साथ बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो होती हैं वो हमें ये बताती है कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते होते हैं और एक दूसरे के दरमियान इंटरेक्ट करते होते हैं और इस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो भी हम इसके अंदर देखते होते हैं कि आया कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या किस तरह से बिहेव नहीं कर रहे। साथ में उनके जो डिफरेंट बिहेवियर होता है उसको डिस्क्राइब करते होते हैं, उसके डिफरेंट मेजरमेंट के स्केल्स यूज करते होते हैं। इसके अलावा ये बताती होती है छोटे से छोटे पार्टिकल और बड़े से बड़े पार्टिकल को हम कैसे होल्ड करते होते हैं या कैसे उनके दरमियान फोर्सेस जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर जो है ये बयान करती होती हैं। तो देखें हम आज सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं दो फोर्सेस ऑफ नेचर जो कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के तौर पर जानी जाती है। बाकी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम थोड़ा सा बैक ग्राउंड देखते हैं कि आया कि ये कहां से इमिट आउट हुई, कहां से ये मिली, कौन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखें तकरीबन 585 बीसी के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, वो तो आपने सुना होगा ना कि जो सेब का दरख्त था, कहानी के हवाले से आपने सुना होगा कि सेब के दरख्त के नीचे बैठा था, सेब गिरा तो उसने ये कहा कि हर चीज जमीन की तरफ ही क्यों गिरती होती है। तो उसने इसके बुनियाद पर एक फोर्स को जन्म दिया जिसको उसने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। कि उसने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स नाउन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी से ग्रेविटेशन लॉ भी उसने बयान किया था जिसमें उसने ये कहा था कि जो फोर्स है ग्रेविटी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के दरमियान। जो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज होते हैं उनके प्रोडक्ट के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मींस बेसिकली हम जब डिफाइन करते होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था, मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूं क्योंकि ये चीजें हमने पहले लिखी हुई हैं तो उसके लिहाज से थोड़ा सा इसको मैं बयान कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा साइड हटकर, थोड़ा साइड से इस टॉपिक से हटकर चीजें हैं। तो आपने डिफाइन कुछ यूं किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 हमने एक मास का कंसीडर किया था और m2 दूसरे मास का हमने दूसरे बॉडी का मास कंसीडर किया था। ठीक है, और इस तरह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस था उसको r के तौर पर, और ये मैथमेटिकल फॉर्म थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल F is directly proportional to the m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between these masses। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हम हटाते हैं तो दो साइन लेकर आते हैं, एक इक्वल और दूसरा साथ में कांस्टेंट के तौर पर। कांस्टेंट को यहाँ पे हमने नाम दिया था यूनिवर्सल कांस्टेंट का और g एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहा गया था। g की जो वैल्यू थी बेसिकली वो थी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्केल के तौर पर थी। इसी वजह से हम जो फोर्स है
ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम ये कहते होते हैं, ये इनवर्स स्केल लॉ ओबे करती होती है। मींस ये फोर्स जो होती है बेसिकली एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स क्या होती है, वीक होती जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है वो हमने डिस्क्राइब किया था ग्रेविटेशनल फोर्स को। वो तो चलो ठीक है, बाद की बात है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक के लिहाज से ग्रेविटेशनल फोर्स के हम नेचर को डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, जब मैसेज के लिहाज से देखते हैं तो ये दोनों मैसेज को या एक मैसेज दूसरे मैसेज को अट्रैक्ट करता होता है, तो इस वजह से इसकी नेचर हम कंसीडर करते होते हैं इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। रेंज की बात करते हैं, रेंज तो हम इसको कहते होते हैं ये इनफिनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करती होती है। देखिए हमने ये कहा कि जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करती होती है तो इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट एक्ट्स एट अ इनफिनाइट डिस्टेंस, लामहदूद डिस्टेंस तक एक्ट करती होती है जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म नहीं हो जाता। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ये क्या है, इनफिनाइट रेंज। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि ये इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती होती है। अगर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो देखिए ये तमाम जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर होती है उन तमाम से वीकेस्ट फोर्स होती है, कमजोर तरीन फोर्स हम इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करते होते हैं। अब इसका ना कैरियर क्या है, मींस ये किस वैल्यू से या किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक एक्ट करती होती है। तो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, एक्चुअल तो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ थ्योरी है हाइपोथेटिकल के ग्रेविटॉन्स जो होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक इस फोर्स को कैरी करते होते हैं। अभी तक ये ऑब्जर्व नहीं किया गया आया कि वो ग्रेविटॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं और कैसे हैं। हाइपोथेटिकल एक आप कह सकते हैं कि आरसी या मनगढ़ंत चीज है कि ग्रेविटॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इस फोर्स को कैरी करते होते हैं। अगर हम देखते हैं इसकी जो थ्योरी है ये कौन सी थ्योरी को बेस करते होते हैं, कौन सी थ्योरी को फॉलो करते होते हैं, तो जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी उसको ये बयान करती है, डिस्क्राइब करती है, जिसको हमने नाम दिया था आइंस्टाइन जनरल थ्योरी के तौर पर। ठीक है, तो ये जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी आइंस्टाइन पर बेस करते होते हैं। ठीक है, रोल देखते हैं अब इन फोर्सेस का जो रोल है बेसिक वो क्या होता है, उसके लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर और डायनामिकल यूनिवर्स जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है या कैसे गैलेक्सीज और स्टार्स जो है वो एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड पोजीशन पर मुंतकिल या पाए जाते हैं। जैसा कि हम ये कहते हैं कि अर्थ या फिर यूं कह दें कि चांद रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, किस तरह से रिवॉल्व करती है, ये सारी की सारी जो थ्योरी है इस ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बाइंड किए हुए है। और याद रखना ये हमेशा ज्यादातर जो एप्लीकेबल होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एप्लीकेबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, ये होल्ड करती होती है प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और इसके जो कुछ फिनोमेनास हैं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और टाइड्स वगैरह का ये मौजूद बनती होती है। ठीक है, और सब एटॉमिक लेवल पर ये क्या होती है, निगलेक्ट की जाती है। मींस अगर हम एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते होते हैं तो उनके अंदर ये क्या होते हैं, निगलेक्टेड थ्योरी समझी जाती है। अब इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। हमने जो टोटल पढ़ा उसको मुख्तसर करके यहाँ पे यूनिक थ्योरी के तौर पर हमने मेंशन किया है, यूनिक फीचर्स के तौर पर मेंशन किया है। ये क्या करती है, एक्ट बिटवीन मैसेज। हमने पहले कहा कि ये किसके लिहाज से थी, मैसेज के लिहाज से थी, तो इट एक्ट्स बिटवीन मैसेज, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड और शील्ड। हाँ देखिए अगर हम जमीन की बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करते हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दरमियान में रख दें तब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इनकी ये फोर्स जो है वो खत्म नहीं हो सकती, ब्लॉक नहीं हो सकती, शील्ड नहीं हो सकती। ये इसका ना सेकंड फीचर है। अब ये देखिए स्पेस और टाइम को मेंशन करती होती है, स्पेस टाइम थ्योरी को बयान करती होती है, ये इसका ना यूनिक फीचर के तौर पर आ जाता है। तो ये थी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से। अब नेक्स्ट हम फंडामेंटल फोर्स जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को
डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक force which is force between two charged particle, दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। मैग्नेटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पोल मैग्नेट्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए इसमें पोल की तरह हम बात करते हैं तो उसमें भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एग्जिस्ट करता होता है। तो ये भी एक किस्म की आप कह सकते हैं चार्ज डिपेंडेंट फील्ड, चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है कौन, मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो चार्ज डिपेंडेंट फोर्सेस हो गई। अब इनका जो कॉम्बिनेशन क्या वजह से था, इनको कंबाइन किया था मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने इनको कंबाइन किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम बताएंगे भी। जेम्स मैक्सवेल ने अपनी फोर इक्वेशंस जो थी जिनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस का नाम दिया गया था, उसके अंदर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंबाइन किया था। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की अगर हम थोड़ा सा नेचर के लिहाज से देखें तो ये क्या है, बेसिकली फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी रखते होते हैं। बेसिकली ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी रखते होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें उसने इनकी दोनों मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर को डिस्क्राइब किया और इस तरह से वो कहता है कि अगर हम किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या प्रोड्यूस हो जाता है, और किसी सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेसिकली क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो प्रोवाइड करती होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इन मैक्सवेल ने इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंबाइन किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये याद रखना आपने चार्ज पार्टिकल के लिहाज से कूलम्स लॉ को स्टडी किया था। अगर आपको याद हो तो कूलम्स लॉ इज लॉ होल्ड बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। अब इसमें भी क्या था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम इक्वल का साइन लगाकर कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट k के तौर पर यूज करते होते हैं और उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं कूलम्ब कांस्टेंट का। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के तौर पर वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स चार्ज डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये फोर्स भी इनवर्स स्केल लॉ ओबे करती होती है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्केल लॉ ओबे कर रही थी, हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स भी चार्ज डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज डिपेंडेंट है। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जब देखा गया तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या थी, इनवर्स स्केल लॉ को ओबे कर रही थी। मींस ये फोर्स भी क्या होती है, डिस्टेंस के इनवर्सली, स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो थोड़ा सा इनके कुछ फीचर्स हमने लिखे हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेचर की बात करते हैं, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अगर चार्ज पार्टिकल के दरमियान देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान हम यहाँ पे कहते हैं चार्ज सिमिलर भी हो सकते हैं, मींस पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव को रिपेल करते होते हैं। ऑपोजिट चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता होता है। तो देखिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसकी दोनों तरह की नेचर हो सकती है। रेंज की बात करते हैं तो इनफिनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करती होती है, लेकिन इनवर्स स्केल लॉ को भी करती होती है। तो डिस्टेंस के बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी वैल्यू
बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये तमाम फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस के तौर पर सेकंड नंबर पर आती है, ठीक है। मींस इसकी स्ट्रेंथ देखें तो ये सेकंड नंबर पर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और नेक्स्ट हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर इसके फोटॉन्स हैं जो मैंने पहले बताया है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको लाइट की फॉर्म में भी देखते होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी देखते होते हैं, उसको नाम दे देते होते हैं फोटॉन का। कैरियर इसकी ना बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्वांटम थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक QED को ये फॉलो करती होती है, ठीक है। इसकी कुछ यूनिफिकेशन के बारे में जो मैंने पहले आपको बताया कि इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के तौर पर कैसे यूनिफाई किया गया, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1861 के अंदर क्या किया था, 4 इक्वेशंस बनाई और इसमें उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई किया, कंबाइन किया, ठीक है। अब कैसे कंबाइन किया, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्राइब किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेसिकली एनर्जी को कैरी करती होती हैं विदाउट कैरिंग अ मीडियम, ठीक है। तो इस वजह से इनको बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। रोल अगर हम देखते हैं इसका रोल तो इसका बहुत ज्यादा, ठीक है, रेंज तक रोल आ जाता है। इसमें हम कहां का इसका यूज करते होते हैं, एटॉमिक लेवल पर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, मैग्नेटिज्म के तौर पर, और लाइट की प्रोपगेशन, इवन के हम जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिशंस होती हैं उनकी कैरियर वेव के तौर पर इसको हम यूज करते होते हैं, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और इससे हम क्या करते होते हैं, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते होते हैं। अगर हम ऑप्टिक्स के लिहाज से देखें तो यूनिक फीचर से देखते हैं, ये दो चार्ज के दरमियान होती है तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं चार्ज डिपेंडेंट। ये दोनों तरह की हो सकती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अगर हम बात करते हैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी तो तमाम जो डेली लाइफ आप मजर देखते होते हैं उनके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, रिएक्ट करती होती है। तो ये आज हमने जस्ट दो ही जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी जो दो बच जाने वाली फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।